हेलो एवरीवन। तो अभी अगले 2 या 3 वीडियोस में हम लोग एफएमजी सेक्टर के कुछ कंपनियों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में वी विल लेट्स स्टार्ट विद द मनोरमा इंडस्ट्रीज। तो इस कंपनी को हम लोग लास्ट 2 क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं। सो ये कंपनी करता क्या है? तो कंपनी को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या है, कोको बटर इक्विवेलेंट बनाता है। अब कोको बटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वो आपकी जो कोकोआ बटर होती है, जो आपके चॉकलेट्स वगैरह में यूज होते हैं, जो आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज होगी वहां पे यूज होती है। तो उसी का एक कोको बटर एक इक्विवेलेंट होता है, एक अल्टरनेटिव मान लीजिए, जिसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सेम होती है, लगभग मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है। तो उसको एज एन अल्टरनेटिव की तरह से यूज किया जाता है सभी इंडस्ट्री के अंदर में। अब दूसरा चीज क्या है, आप देखते हैं कोको कोको की प्राइसेस जो होती है वो काफी फ्लक्चुएट करती है। तो वहीं पे जो आप देखेंगे कोको बटर इक्विवेलेंट जो होता है, जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज कहता है कि हम लोग जो अपने उस प्रोडक्ट्स को हैं वो बेसिकली आप देखिए, ये जो साल सीड्स होता है, मैंगो सीड्स होते हैं, अफ्रीकन फॉरेस्ट हो गए, जो इंडिया के फॉरेस्ट हो गए, ट्राइबल पीपल होते हैं, उनसे प्रोक्योर करते हैं। सिंस उनकी अबंडेंस काफी ज्यादा होती है तो उनके प्राइसेस उतने फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। तो बेसिकली मनोरमा इंडस्ट्रीज का ये बेसिकली बिजनेस बिजनेस है। ये सारे सीडो को प्रोक्योर करते हैं। इनका पिछले काफी समय से इसकी पूरी वैल्यू चेन बनी हुई है, कैसे कैसे ये लोग फार्मर्स से, जो ट्राइबल होते हैं, वहां से कैसे प्रोक्योरमेंट करके लेके आते हैं। इनकी फैसिलिटी है रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ में। तो वहां पे उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, फ्रैक्शनेशन होता है, और उसके बाद उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स बनता है, और उसको अक्रॉस द वर्ल्ड अलग अलग जो आपके नॉर्दर्न अमेरिकन मार्केट हो गए, सदर्न अमेरिकन मार्केट हो गए, तो वहां पे सप्लाई करते हैं, जहां पे आपकी जो ये मॉन्डलेज हो गया और जितनी आपकी लॉरियल हो गया, इस तरह की कंपनियों को ये लोग सप्लाई करते हैं। तो अगर आप कंपनी को देखेंगे ना, खासकर मनोरमा इंडस्ट्रीज को, तो पिछले कुछ समय से ये लोग अपने केपेक्स वाले फेज में चल रहे हैं। तो अगर आप रिसेंटली कुछ देखेंगे, जैसे एफएसएसआई ने अलाउ किया है लगभग 5% आप कोको बटर इक्विवेलेंट आप प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज कर सकते हो। वैसे ही इस तरह के जो बेसिकली गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है वो आपके यूरोपियन कंट्रीज में भी होते हैं। तो वहां से इस पूरे बिजनेस का डिमांड आ रहा है। तो पिछले कुछ समय से आप देखेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज अपने काफी केपेक्स वाले फेज में है। इन्होंने अभी अपना जो फ्रैक्शनेशन प्लांट होता है, बेसिकली फ्रैक्शनेशन प्लांट होता क्या है, जैसे आप अगर आपने वो पढ़ा है, जैसे पेट्रोलियम होती है, अभी इतने देखिए आप मिडिल ईस्ट में पूरी पेट्रोलियम की बात होती है। तो क्रूड ऑयल निकलता है, उसके अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर वगैरह होती है, वहां पे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके निकलते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही मानिए, आपकी जो कोको बटर इक्विवेलेंट होती है, इस इंडस्ट्री में भी आपकी जो सीड्स वगैरह होते हैं उसकी फ्रैक्शनेशन होती है। अलग अलग टेम्परेचर पर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो, तो उसको आप यूज करते हो और उसको आप सेल करते हो। तो ये कंपनी भी वैसे ही करता है। तो कंपनी ने अपने केपेक्स के प्लान्स में क्या किया था, पहले इनका 25,000 मेट्रिक टन का जो इनका फ्रैक्शनेशन फैसिलिटी था, उसको एक्सपांड किया, लगभग 40,000 मेट्रिक टन पे किया है। अब उसके ऊपर क्या ये लोग करने की बात करते हैं, उन चीजों पे हम आते हैं। तो अभी इनके लोग नंबर देखते हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से ये लोग काफी कंसिस्टेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं। इनके एबिटा मार्जिन भी काफी क्वार्टर से इंक्रीज हो रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्या मार्जिन पीक हो चुकी है, आगे के इनके केपेक्स के आसपास क्या है, ओवरऑल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है, क्या क्या बिजनेस में कुछ इश्यूज वगैरह हैं, उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि इनके जो नंबर्स आए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, किस तरह के नंबर आए हैं। सो अब अगर हम लोग मनोरमा इंडस्ट्रीज को देखें तो आप देखेंगे पिछले कई सारे क्वार्टर से लोग कंसिस्टेंट नंबर दे रहे हैं। तो देखिए, अब अगर आप क्वार्टर 3 भी देखोगे ना, तो यहाँ पे भी अगर आप इनके नंबर देखते हो तो रेवेन्यू में इनका जो जंप हुआ है, लगभग 73% का रेवेन्यू जंप हुआ है। आप इनके मार्जिन को देखोगे तो मार्जिन आपको दिखेगा ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज दिखता है, लगभग 26% से लेकर 27% इंक्रीज हुआ है। और उसी का रिजल्ट आपको पैट पे दिखता है, क्योंकि जो आपका पैट है वो आपका 18 मतलब 68 करोड़ का आया है, जिसमें आपके पैट मार्जिन जो है लगभग 18.8% पे हो गए हैं। और सिमिलर पैटर्न पे आप 9 मंथ्स के नंबर्स को भी देखेंगे तो वहां पे भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखती है। अब यहीं पे एक इंटरेस्टिंग आप देखिए कि इनका जो एबिटा मार्जिन से जो पैट मार्जिन का नंबर है, आपको ईयर ऑन ईयर तो काफी ग्रोथ दिखता है, बट क्या ये चीज आपको आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ में दिखता है? तो वो चीज हमें देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उसके पहले अगर आप देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यहीं पर आप देखिए इनके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी क्वांटिटी बढ़ी है, लगभग 16% पे इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल जिसका इंपैक्ट आप देखेंगे ना, इनके जो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का नंबर है वो आपको घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लगभग देखिए ग्रॉस मार्जिन के नंबर जो है वो आपके रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा हुए हैं। और वो आपके ईयर ऑन ईयर में भी जब हम देखते हैं तो आपको आपको दिखेगा कि रेवेन्यू का नंबर है एक स्लोअर रेट पे ग्रो किया है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसी कारण जो है इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो एक घटा है बेसिकली आपको, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर। अब जो कंपनी है अपने ग्रॉस मार्जिन के एस्पेक्ट पे क्या कहता है, तो देखिए ग्रॉस मार्जिन आपका डिपेंड करेगा, सिंस इनको सारे सीट्स वगैरह प्रोक्योर करने पड़ते हैं ना। फिर जो बाई प्रोडक्ट्स होती है उसकी सेल करते हो आप, कितने बेसिकली प्रोडक्ट में किस तरह का है, किस तरह के कोको बटर इक्विवेलेंट्स वगैरह यूज किए हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के जो प्रोपोर्शन होती है, मतलब किस रेशियोज वगैरह में चाहिए उनको, मतलब केमिकल से किस तरह के रेशियो होने चाहिए, तो वो सब अलग होता है। तो उसी का बेसिकली आप देखेंगे इम्पैक्ट जो है ग्रॉस मार्जिन को कम होता हुआ दिखता है। तो कंपनी जो अपना गाइड करता है अपने ग्रॉस मार्जिन के लेवल से, वो कहता है कि लगभग 45 से 50% के बीच में हम लोग अपने ग्रॉस मार्जिन को रखने की बात करते हैं। सो कंपनी भी यही कहता है कि हमारे बिजनेस को अगर आपको समझना है तो ये लोग कहते हैं अपने एबिटा मार्जिन का जो इनका नंबर है उसको देखना एक बेटर पैरामीटर होता है, रादर देन लुकिंग एट द ग्रॉस मार्जिन का नंबर। तो वहीं पे जब आप देखेंगे इस कंपनी को तो आपको दिखेगा कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो आपको दिखेगा कि वो आपका स्टेबल है। आप देखिए, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखोगे ना तो इनका एबिटा मार्जिन से लगभग 72 बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज हुआ है। बट यहीं पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है, ऑल्दो आपको 3% का मतलब 3 बेसिस पॉइंट का डिप दिखता है, बट अगेन
वो आपका फ्लैटिश है EBITDA मार्जिन का नंबर। सो यहाँ से आपको एक पैरामीटर ये दिखता है कि इनके जो EBITDA मार्जिन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुके हैं। तो कंपनी भी जो कहता है इनका जो EBITDA मार्जिन का नंबर है लगभग 25 से 27% के बीच में रहेगा। सो एक उसी रेंज में आपको बढ़ता हुआ दिखता है। तो जब आप किसी बिजनेस को देखते हो ना, तो जब आपको उसका फ्यूचर ट्रैजेक्टरी देखना है तो आपको वहां पे देखना है, ये चीज देखना है कि क्या उसकी केपेक्स साइकिल है वो पीक हो रही है, क्या उसके जो EBITDA मार्जिन है क्या वो वहां से बढ़ने का और स्कोप है कि नहीं है। तो वो चीज आपको देखना है। एट द सेम टाइम एक और आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना है, फाइनेंशियल देखते हैं हम, तो आपको दिखेगा इनका जो अदर इनकम नंबर है वो भी उसमें भी काफी अच्छा आपको जंप दिखा है। तो उसी कारण आपको दिखता है कि जो पैट के नंबर है वो लगभग 130% ग्रो किए। तो वहीं पे अगर हम उस अदर इनकम को हटा भी देंगे तो भी इनका पैट काफी अच्छे से ग्रो किया है, बिकॉज आपको ईयर ऑन ईयर नंबर्स पे आपको दिखता है कि काफी अच्छे से मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखी है। सो अब ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट इसलिए तो आपको ये दिखेगा कि जब इनका बेसिकली जो फ्रैक्शनेशन प्लांट आया था उसके बाद जो इनका EBITDA मार्जिन है वहां पे ऑलमोस्ट पीक हो चुका है, लगभग 27% का जो EBITDA मार्जिन है वो आपको उसके आसपास ही चल रहा है। सो ये कुछ नंबर्स है, इनके नंबर्स तो काफी अच्छे चल रहे हैं। सो अब ये इनके कुछ हिस्टोरिकल नंबर्स दिखाए इन्होंने। सो इसके अलावा अगर हम लोग देखें, अब ये जो कंपनी है इनकी जो इन्वेंट्रीज को जो आप देखते हो ना, तो बेसिकली आप देखते हैं कि सिंस इनको कोको बटर इक्विवेलेंट्स वगैरह बनाना है तो इसके लिए इनकी पूरी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी होती है। तो उसके लिए फार्मर से कॉन्टेक्ट करते हैं। तो इनको लगभग 5 से 6 महीने के लिए, जब बेसिकली आप समझिए कि जब सीजन पीक होता है तो वहां पे ये लोग काफी अच्छे से प्रोक्योर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे साल के एंड में इनकी जो प्रोक्योरमेंट होती है वो आपको दिखेगा, इनकी इन्वेंटरीज बढ़ी हुई दिखेगी। तो इनकी इन्वेंटरीज कुछ इस तरह की रहती है। वो क्यों होता है? वो बेसिकली आने वाले समय में जो इनका डिमांड है उसको मीट करने के लिए ये लोग अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप करते हैं। बट इस क्वार्टर में देखेंगे अब इनका जो इन्वेंट्री का नंबर है वो उतने रैपिड में इंक्रीज नहीं हुआ है, तो वो भी स्टेबल दिख रहा है आपको यहाँ पे। सो इसके अलावा कुछ अगर हम और चीज देखें तो अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाती है कि इनका अब बिजनेस को देखोगे ना, तो बिजनेस अभी डाइवर्सिफाई कैसे कर रहा है। तो पिछले कुछ समय में आपको इनका जो मार्जिन में आपको इंप्रूव दिखा है उसे क्या कारण क्या है। तो पहले जब आप इस कंपनी को देखोगे ना, इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स थे वो उसका संख्या धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए जा रहा है। तो अगर आप इस क्वार्टर को देखेंगे इनका, तो इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लगभग 75% इनके पूरे रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करने लग गया है। तो कंपनी जो आगे कहता है कि आगे जाके भी इनका जो बेसिकली वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स है उसकी जो क्वांटिटी है लगभग 90 से 95% करने की बात करते हैं। सो आपको वहां से दिख रहा है कि वहां से ऑल्दो आपके मार्जिन इंप्रूव होने की ट्रैजेक्टरी है, बट हमें वो देखना पड़ेगा क्योंकि ये लोग ये भी कहते हैं कि जो इनके आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, उनका जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर रहेगा। अब इनके जो आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको समझना है, उसको समझने के लिए आपको इनके केपेक्स को समझना पड़ेगा। तो कंपनी अपने केपेक्स के बारे में क्या कहता है? तो कंपनी अभी जैसे हमने बात किया है स्टार्टिंग में, कि कंपनी एक रैपिड पेस में केपेक्स वाले फेज में चल रहा है। तो अभी कंपनी का जो ओवरऑल टारगेट है, अब इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उनकी पूरी इंडस्ट्री है, मतलब कोको बटर हो गया, फिर चॉकलेट की इंडस्ट्री हो गई, तो वो लगभग 5 से 7% पे डिक्रीज हो रही है। वहीं जब आप देखेंगे ना मनोरमा इंडस्ट्रीज हो गया, फिर जब आप विंटेज कॉफी को देखते हो, उन्हीं उन्हीं सेक्टर में ये लोग नीच सेगमेंट में काम करते हैं और उनके पास जो कैपेसिटी होती है, सिंस उनका रैंप अप काफी अच्छे से हो रहा है, सामने जो आपकी बेसिकली ग्लोबल ग्लोबल ब्रांड्स वगैरह हो गई उनसे डिमांड आ रहा है, तो वहां पे आपको दिखता है कि ये जो कंपनियां है वहां पे एक तरह से आउटलायर की तरह परफॉर्म कर रही है। तो वो चीज आपको दिखती है यहाँ पे। अब इसके अलावा ये आप लोग पॉजिटिव क्रेडिट कर सकते हैं, बिकॉज इनका रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली वेस्ट टू वेल्थ वाला एस्पेक्ट पे चलता है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो आपके साल सीड्स हो गया, मैंगो सीड्स हो गए, कोकुम सीड्स हो गए, ये सारे आपके क्या होते हैं बेसिकली फॉरेस्ट वगैरह ही मिलते हैं ना, तो इसलिए उसको वेस्ट टू वेल्थ वाला कंसेप्ट कहते हैं कंपनी। अब ये इनकी सप्लाई चेन नेटवर्क के बारे में दिस वी हैव डिस्कस्ड आल्सो इन द प्रीवियस क्वार्टरली अपडेट्स आल्सो। सो हम लोग अगर इनके आपके तो ये बेसिकली जो इनका कैपेसिटी था पिछले कुछ समय में किस किस तरह से कैपेसिटी एक्सपांड की है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपको रिफाइनिंग करना पड़ेगा, स्टैटिफिकेशन होता है, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेसिकली जब इस बिजनेस को देख रहे हो ना, जैसे हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कोई भी सेक्टर है तो बहुत तरह तरह के बैकवर्ड इंटीग्रेशन होते हैं, बट उसमें एक कोर प्रोसेस होती है। तो कोर प्रोसेस इन द केस ऑफ मदरमा इंडस्ट्री क्या है, वो आपकी एक फ्रैक्शनेशन प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में हमने बात किया कि इन्होंने 25,000 से उसको बढ़ा के 40,000 किया था। अब जब इनका आई थिंक ये ईयर स्टार्ट हुआ था, आई थिंक क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 की बात है, क्वार्टर 1 में मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने कहा था कि इस साल के इन द क्वार्टर 3 कि हम लोग वहां पे अपने जो प्लांट है उसको डी बॉटलनेकिंग करेंगे। डी बॉटलनेकिंग करने का मतलब क्या है? उसमें कुछ अपने काइजन मेथड हो गया, उस तरह की चीजें यूज करेंगे, प्रोसेसेस को बेटर करेंगे, तो उससे इनकी जो नेट कैपेसिटी है वो 30% पे बढ़ने की बात है। अब देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि मतलब सिंस क्वार्टर से में ये लोग अपने अपनी कैपेसिटी का डी बॉटलनेकिंग करने की बात कर रहे थे। सिंस जब आप वैसे करते हो ना तो कई बार आपको प्लांट्स को शट डाउन लेना पड़ता है, तो एक ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि इनका जो क्वार्टर सी का नंबर है वो कम आना चाहिए। तो बट अगर आप देखेंगे ना कंपनी का जो नंबर है क्वार्टर सी का नंबर, इनका जो प्लांट का रैंप अप हुआ है, बट वो जो डी बॉटल नेकिंग है उससे इनके रेवेन्यू में कोई इंपैक्ट नहीं दिखा है। तो भी आपको अच्छा दिखाता है कि कंपनी जो है अपने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। सो जब अब इनकी डी बॉटल नेकिंग हो जाएगी तो इनका जो पूरा केपेक्स का एस्पेक्ट है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो आपके डी बॉटल नेकिंग होगा। तो कहने का मतलब ये, जो इनका फ्रैक्शनेशन प्लांट है जो कि अभी 40,000 मेट्रिक टन का है, वो आपका टन्स पर एनम है बेसिकली, तो वो बढ़ के अभी 40 से 30% बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 52,000 टन पर एनम का हो जाएगा। तो बेसिकली क्या, इनका जो केपेक्स है बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो बढ़ के लगभग 30% बढ़ जाएगा। अब वो केपेक्स का यूज क्या होगा, तो यहीं पे अगर आपको समझना है तो देखिए कंपनी ने, सिंस इनको डिमांड काफी अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है,
तो इनका जो पहले का गाइडेंस था आई थिंक 1150 करोड़ का था, उसको इन्होंने बढ़ा के लगभग 1300 करोड़ कर दिया है। तो अगर आप इनका लास्ट ईयर देखोगे ना, तो वहां पे इनका लगभग 770 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था। तो अगर आप उसमें से देखेंगे, लगभग आपका ये बढ़ा के इन्होंने 1300 करोड़ कर दिया है। तो आप देखिए लगभग 60-70% के बीच में इनका टॉप लाइन का टारगेट आता है। और इनके मार्जिन स्टेबल हैं, क्योंकि 27% पे आपके मार्जिन पीक कर गए हैं। और आपकी जो पैट है लगभग वही 17-18% पे रहेगा। तो उस पर आप देखेंगे तो लगभग इनका जो बेसिकली इनको ऑपरेटिंग लेवरेज जो दिखेगा ना, सपोज कीजिए वो आपको कैसे दिखेगा, वो आपकी जो प्लांट की रैंप अप होगी वहां से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगा। और दूसरा जो ये लोग कहते हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो उससे आपको कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के चांसेस है। तो एक स्लाइट स्कोप ऑफ एबिटा मार्जिन एक्सपांशन है। अब कंपनी तो 25 से 27% के बीच में ही कहता है, तो वो चीज हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ह्यूज स्कोप ऑफ एबिटा मार्जिन का एक्सपांशन का नहीं है। तो ऑलमोस्ट इनके एबिटा मार्जिन एज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट हम लोग लेके चले तो इनके एबिटा मार्जिन यहाँ पे कुछ फ्लैटिस आपको होते हुए दिखते हैं। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। अब कंपनी का जो नेक्स्ट ईयर है वहां पे ग्रोथ कैसे आएगा, तो एक तो हमने बात किया जो अभी इनकी पूरी 40,000 टन वाली प्लांट है, उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है बेसिकली 85% पे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग वहां पे 15%, चलिए कोई भी प्लांट है आपका 100% पे चलता नहीं है, 95% भी माने तो लगभग 10% वहां से आपका पास कैपेसिटी है वहां पे। और जो इनकी 30% डी बॉटलनेकिंग होगी, प्रोवाइडेड कि वो टाइमली हो जाए दिसंबर एंड में, ऑल्दो अभी कुछ अपडेट आया नहीं है उसका, तो देखते हैं क्या अपडेट होता है। वो लोग कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कर देंगे। तो कहने का मतलब मार्च है अभी, इनका जो अपकमिंग क्वार्टर है वहां पे डी बॉटलनेकिंग हो चुकी होगी। तो 30% वहां से मान लेते हैं और 5-10% वहां से आएगा। तो कंपनी का जो गाइडेंस भी है नेक्स्ट ईयर का लगभग वैसा ही, कुछ 30-40% पे ग्रो करने की बात करते हैं। मतलब वो लोग कहते हैं कि 30% से ऊपर ग्रो करेंगे। सो अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ आने वाली है, वो ग्रोथ कहां से आएगी, वो आपकी पूरी पूरी ग्रोथ आएगी जो इनका डी बॉटलनेकिंग हुआ है और जो थोड़ी सी कैपेसिटी बची है इनके पुराने प्लांट्स में। तो ये तो हो गया FY27 का बात। अब यहाँ से आगे ये लोग कैसे कैसे ग्रोथ को करने वाले हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है। कंपनी ने लगभग आई थिंक 460 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया जो कि आने वाले 2 या 3 साल में करेंगे। उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होना है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें एक प्रोडक्ट होता है ई सॉस करके कुछ कहते हैं उसको, तो उसी पे हम लोग देखते हैं। तो अभी ये पहले ये देख लेते हैं कंपनी अपना आगे का केपेक्स एक्सपेंशन करके आ रहा है। तो इन्होंने 460 करोड़ केपेक्स करने की बात की है। अब देखिए उसमें क्या करेंगे, ये लोग फ्रैक्शनेशन प्लांट करेंगे। वेट अ सेकंड, तो ये यहाँ पे ये रहा यहाँ पे लोग लिखा है इन्होंने केपेक्स प्लान। तो 460 करोड़ का केपेक्स है। तो देखिए इसमें ये लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने सप्लाई चेन में आपको आगे भी बढ़ना है और पीछे ही बढ़ना है। उससे क्या होता है, आपकी जो पूरी वर्किंग कैपिटल होगी, आपको जो मार्जिन से दोनों चीज इंप्रूव होने की बात होगी ना, तो उससे आपका कैश फ्लोज भी इंप्रूव होगा, तो बिजनेस आपके अच्छे डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है वहां पे लोग बात करते हैं कोको बटर अल्टरनेटिव्स। अगेन वो क्या होती है, कोको बटर इक्विवेलेंट जो होती है उस तरह की चीज होती है, बट उसका एक चीपर वर्जन होता है। उसको आप जो ये सस्ती चॉकलेट्स वगैरह हो गई वहां पे आप यूज करते हैं, तो वहाँ कोको बटर अल्टरनेटिव्स को बनाएंगे। और साथ ही साथ एक और चीज होती है ई सॉस होता है। ये बेसिकली क्या, आप मान लीजिए इसमें कोई भी आप जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को पता होगा, वो ओलिन्स वगैरह होती है और स्टाइरिन होती है, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जो ओलिन होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और स्टाइरिन जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कंपनियां इन दोनों को यूज करेगी, इसके अलग अलग बेसिकली रेशियोज में यूज करेगा, और उसको अगेन आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज होगी, चॉकलेट्स की इंडस्ट्रीज होगी, या फिर उसकी और आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो वहां पे यूज की जाएगी। अब देखिए इसके अलावा अगर आप कुछ और केपेक्स देखोगे ना, तो इनका कुछ बुर्किना फासो में लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। अब बुर्किना फासो कहाँ है, वो आपके जो आइवरी कोस्ट हो गया वहां पे उन जगहों पे, ये मतलब वेस्टर्न अफ्रीकन ईस्ट, हाँ वेस्टर्न अफ्रीकन जो हमारी लैंडमास है उस तरफ आपका बुर्किना फासो पड़ता है। तो वहां पे ये न्यू प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या होगा ना, इससे जो ये लोग आपका बेसिकली अफ्रीका है वहां से ये लोग साल सीड्स वगैरह भी प्रोक्योर करते हैं, तो वहां से आपको एक इजी वैल्यू चेन हो जाएगा। मतलब क्या है, आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। वो कम होगी तो क्या होगी, आपकी अगेन पूरी जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो वो कर रहे हैं। और इसके अलावा भी ये लोग अपनी एक रिफाइनरी फैसिलिटी भी खोलने की बात करते हैं, जो कि अगेन आपकी 90,000 मेट्रिक टन पर एनम की होगी। तो ये इनका पूरा केपस का प्लान हो गया। तो कुछ इस तरह से करने की बात कर रहे हैं ये लोग। सो ओके, तो ये है इसके बारे में। और ये लोग कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं, अलग 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 इंडस्ट्री के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ये चीज है। अब ये कुछ इनके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज किया है, तो एक और इनकी स्ट्रेटेजी है बेसिकली ये डीकेल। अब डीकेल के साथ इनकी पार्टनरशिप क्या है, तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, डीकेल के वाया ये लोग जो ब्राजील की मार्केट है, तो आपको पता है ब्राजील साओ पोलो एक जगह है, तो वहां पे ये डीकेल की फैसिलिटी है। तो ये लोग क्या करेंगे, इनका जो कोको बटर इक्विवेलेंट होगा उसको बेसिकली इनकी फैक्ट्री में लेके जाएंगे, और उस फैक्ट्री से उसके अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनेंगे और पूरी ब्राजीलियन मार्केट में चॉकलेट इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक तरह से आप एसेट लाइट मॉडल कह लीजिए, वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। इंडिया में आपको बनाने की जगह वो लोग ब्राजीलियन मार्केट में बनाएंगे, और दूसरी क्या, वहाँ पे आपको केमिक्स नहीं लगाना पड़ रहा है, आप उनकी फैसिलिटी को यूज कर रहे हो। तो कुछ इस तरह की पार्टनरशिप है। तो इसमें शायद इन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये कंपनी के बारे में, इनके केमिक्स के बारे में हो गया। अब कुछ और बातें करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, इनके वर्किंग कैपिटल के बारे में लोग क्या कहते हैं। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की
कि इनको जो इन्वेंट्री लेनी पड़ती है वो साल सीड्स वगैरह की ना, तो वो सीजन पे डिपेंड करता है। और आपको ये भविष्य के लिए जब आपको अपनी ग्रोथ को फुलफिल करना है तो उसके लिए आपको 5 से 6 महीने की लेके रखनी पड़ती थी। उसके कारण क्या है, जब आप इनका वर्किंग कैपिटल देखोगे ना, वो स्ट्रेच रहता था, वो लगभग 120 डेज हो गया, 130 डेज उस तरह की रहती थी। अब देखिए वहीं पे जब ये लोग ऑल इन और जो स्टेडियम वाली जो उनकी फैसिलिटी बन रही है, जब ये लोग उस पर जाएंगे ना, तो वहां पे ये लोग कैसे करने की बात करते हैं, तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, उनमें जो रॉ मटेरियल यूज होना है ना, वो आपकी कॉमोडिटी टाइप का है। कहने का मतलब क्या है, वो पूरे ईयरली अवेलेबल रहता है। तो और दूसरा चीज क्या है, इनके जो पुराने फैक्चरिंग प्लांट है, वहां से जो बेसिकली बाय प्रोडक्ट्स मिलता है, वो आपको उसको आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी को वो अनलाइक साल सीड्स एंड मैंगो सीड्स वो उनको प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, उसकी जो वर्किंग कैपिटल रहेगी वो 1 या 2 महीने की रहेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पहले आपकी वर्किंग कैपिटल 120 डेज थी, जो अपकमिंग प्लांट है उसकी वर्किंग कैपिटल 1 महीना 2 महीना, कहने का मतलब क्या 30-60 डेज हो जाएगा। तो ऑन अ कंबाइंड बेसिस ये लोग कहते हैं आने वाले समय में इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो लगभग घट के 120 डेज से लगभग 90 डेज हो जाएगा, 90-100 डेज के आसपास करने की बात कहते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए तो बिजनेस में क्या क्या चीजें हो रही है, इनका कैपेक्स वाले फेज में लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनकी वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होने की बात है, हाई ग्रोथ फेज में भी है, वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। और एक और चीज इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इस सेक्टर में क्या है, अभी लोग कहते हैं कि जो कोको कोको प्राइसेस होती है उससे ये लोग बेसिकली इंसुलेटेड है। दो तरह से इंसुलेटेड है, क्यों, पहला चीज तो ये है कि आप इनके जो कोको एज अ रॉ मटेरियल इनके कंपनी में यूज नहीं होता है। दूसरा चीज ये है कि जितने भी गवर्नमेंट है उनके बेसिकली मैंडेट्स वगैरह हो गए ना कि अप टू 5% आप यूज कर सकते हो, तो वहां से डिमांड हो रहा है। तीसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट होता है, आप देखिए किसी भी खास करके इस तरह की इंडस्ट्री में, जैसे अगर आपने वो बीकाजी भुजिया वाली कंपनी देखी है या फिर वेक्टर फूड देखा है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हो जाता है, आप अपने प्राइसेस को कस्टमर को पास ऑन कितना कर पाते हो, वहां पे ग्रामेज रिडक्शन वगैरह होती है। तो ये जो कंपनी भी, ये लोग बेसिकली कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करता है। कहने का मतलब क्या है, कोई प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ उसको आप अपने क्लाइंट्स वगैरह को पास कर सकते हो। तो वो भी एक एडवांटेज बन जाता है इस कंपनी के लिए। सो और अगर मैं कुछ डायरेक्शनली इस कंपनी के बारे में बात करूं, सो और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अभी केपेक्स की हमने बात की, तो केपेक्स ये लोग पूरा इंटरनल एक्रोडल्स कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब आप मनोरमा इंडस्ट्रीज को है ना, आप बेसिकली स्काई गोल्ड से कंपेयर कर सकते हो। तो स्काई गोल्ड भी क्या है, एक उनका जो रैपिड बैलेंस शीट में स्ट्रेच रहती थी, उनकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव थी, तो कैश फ्लो नेगेटिव था वहां पे, तो वो कंपनी ट्रांजिशन करके अभी कैश फ्लो पॉजिटिव और इंटरनल एक्रोडल्स ग्रो करने की बात करती है। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज को भी मैं कुछ उसी पैरामीटर पर रखूंगा। ये कंपनी में आगे जाके आप देखेंगे लगभग, अब इनका मैं अगर आपको गाइडेंस बताऊं, आने वाले 4 या 5 साल में लोग कहते हैं कि जो 460 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, उसमें लोग कहते हैं कि लगभग हम एसेट टर्न आपका 5x करने की बात करते हैं। तो आप 400 से मल्टीप्लाई कीजिए 5, लगभग 2000 करोड़ आ गया। तो ये लोग 2000 करोड़ इनकी नई कैपेसिटी से आएगा। और जो इनकी पुरानी प्लांट है उसमें 85% पे चल रहा है, आने वाले साल में 30% और इंक्रीज होगा। तो आप वहां से भी कुछ मान लीजिए 1300 करोड़ वहां पे होगा, 2000 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेट नेट नेट 2000 करोड़ यहाँ से आएगा, और जो नई प्लांट है वहां से 2000 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो नेट पूरी इनकी रेवेन्यू पोटेंशियल हो गया आने वाले 4 या 5 साल में, जो प्रेजेंट कैपेक्स अनाउंस्ड है उसके बेस पे लगभग 5,000 करोड़, 4,000 से लेकर 4,500 करोड़ के बीच में हो गया। तो अगर आप इनका सीएजीआर निकालोगे ना, तो लगभग 30% से लेकर 35% के बीच में आता है। अब देखिए वो चीज तो बहुत 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 भविष्य की बात है। कहने का मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जब वो प्लांट आएगा, केपेक्स लगेगा, अब वो जो केपेक्स आपके स्टैगर्ड मैनर में आएगा, कुछ केपेक्स कुछ प्रोसेसिंग प्लांट पहले आ जाएंगे, कुछ फ्रैक्शनेशन प्लांट बाद में आएंगे, तो वो जिस समय में आएगा उसको हम लोग उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में देखिए, तो अगर आप लोग इस साल मतलब क्वार्टर 4 और जो अपकमिंग ईयर है वहां तक के बारे में देखते हैं, तो इनका बेसिकली इस साल की जो ग्रोथ रेट है लगभग 60% पे आने वाली है, मार्जिन अगेन वही 27% पे रहने वाले हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर देखोगे, तो लगभग आप अगर इनका निकालोगे ना, तो वही लगभग 2000 करोड़ मान लीजिए इनका पूरा टॉप लाइन रहने वाला है, 2000 से लेकर 2200 करोड़ के बीच में। और उसी के बेस पे आप इनका बेसिकली इबिटा मार्जिन भी लगभग उसी पर रहेगा, कोई कंपनी उसको स्टेबल मानता है उसके आसपास। और पैट मार्जिन भी लगभग 18% के आसपास रहने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के बेसिस पर अगर हम इस कंपनी को देखोगे ना, तो जो हमने लास्ट एस्टिमेट किया था पैट का लगभग 220 करोड़ के बीच में किया था, तो अभी इनका जो बेसिकली आप देखेंगे रेवेन्यू टारगेट बढ़ा दिए हैं, 1300 करोड़ पे किया है इन्होंने। तो उसके बेस पे जो इनका पैट आता है वो लगभग आप मान लीजिए 230 करोड़ के बीच में आएगा। तो उसके बेस पे आप इनका फॉरवर्ड पे निकालिए, तो लगभग वही 35-34 के आसपास आएगा। कहने का मतलब क्या है, कंपनी एक अभी देखिए इस ईयर में तो लगभग 70% पे ग्रो कर रही है, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है क्योंकि मार्जिन एक्सपांड हुआ है इस ईयर में। तो वहां पे आपको दिखेगा कि आपको पैक रेशियो इसको ऑफकोर्स काफी कम दिखता है, बट यहीं पे आप जब इस कंपनी को देखते हो ना, तो ये कंपनी आपको डायरेक्शनली कैसे देखना है, डायरेक्शनली आप इसको ये कह सकते हो कि इनका ग्रोथ रेट कम हो रहा है, बट अगेन वो पैरामीटर सही नहीं है। दूसरा चीज क्या है, इस कंपनी को आपको देखना है तो आप ऐसे देखिए, इनका जो कैश फ्लोज है वो इंप्रूव होगा यहाँ से आगे जाके, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे मार्जिन में फर्दर इंक्रीमेंट के चांसेस नहीं है, जो कि आपको बाकी कंपनी से मिलते हैं। तो आपको उस चीज का कुछ बैलेंस बना के इस कंपनी को देखना है। सो ये सारी चीज कुछ बातें हैं, तो कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मनोरमा इंडस्ट्रीज। काफी अच्छी कंपनी है, सिंस अभी मार्केट में काफी करेक्शन हुआ है, तो सारी डील्स काफी लुक्रेटिव बन गई है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इस कंपनी को पेग रेशियो भी कमी दिख रहा है, बट कीपिंग इन द माइंड कि जो इनके
फर्दर स्कोप ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो आपको यहाँ पे नहीं है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो कंपनी जो है जब तक इनकी डिमांड रहती है तो ये काफी अच्छा कंपाउंडर की तरह से आप इस कंपनी को देख सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको बाकी कंपनीज भी देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंटेज कॉफी को डिस्कस करते हैं। उसका भी जो कंपनी है ऑलमोस्ट आप देखेंगे कुछ मनोरमा जैसा ही काम हो रहा है, एक नीच सेगमेंट में काम करते हैं, तो उसको उस वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।